हेलो हेलो हेलो, सफल 2.0 बैच के अंदर मैं आप सभी सीयूईटी एस्पायरेंट्स का सीयूईटी वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लेकर के आया आपके लिए फिजिक्स का आखिरी लेक्चर, यस लास्ट लेक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर। खैर बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर तो ये कैंसिल हो चुका है, लेकिन बोर्ड के बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो भाई कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना जरूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर से 1 या 2 सवाल आपको भिड़ जाएंगे पक्का पक्का पेपर के अंदर, ठीक है ना। और इसके सवाल बहुत ईजी होते हैं। ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। और इसको फील के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो बहुत जल्दी से ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस चैप्टर की जो वीडियो होगी वो 1 से सवा घंटे के बीच की होगी। इससे लंबा इस चैप्टर को खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सीयूईटी के अंदर, तो सिर्फ सीयूईटी के लिए, ठीक है ना, ओनली फॉर सीयूईटी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं केवल वही इस वीडियो को देखें, बाकी नॉलेज के लिए देखना चाहे तो फिर कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। वन शॉट लेक्चर हमेशा की तरह, कंप्लीट चैप्टर हमेशा की तरह। शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के बीच में क्या क्या चीजें चलेंगी, है ना। तो आप जब छोटे थे कभी, तो पहले भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि भाई एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और बीच में चैनल होता है ना। लेकिन चैनल के अंदर भी क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको इस चैप्टर के अंदर बताई जाती है। यह चैप्टर डायरेक्टली लिंक होता है आपकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर रहा हूं, इंजीनियरिंग मैंने करी है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई जो आप यहां पर पढ़ोगे ना, इसके हायर वर्जन जाकर के आपको बीटेक के 3rd ईयर में, 4th ईयर के अंदर भी, कुछ 2nd ईयर के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। 1st ईयर के अंदर कुछ नहीं है, 2nd, 3rd, 4th ईयर के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा और डिटेल पढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ईसीई बोलते हैं जिसको, अगर वो वाली इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो वो भी है, आईटी नेटवर्किंग वाली इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो भी है, ठीक है ना। इन सब के अंदर इसी का ये बेसिक है और आगे जाकर के इसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो वो अल्टीमेटली आपको इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ कुछ हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ बातें आप यहां से सुन करके जाओगे और वहां पर जाकर के उनको फिर से देखोगे तो बोलोगे हाँ यार ये चीज तो अपने को आती है पहले से, है ना। तो उन बच्चों को एक एज भी रहेगा अगर वो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन परवेड्स ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग क्रिएचर। सही बात है भाई, हर इंसान को या हर लिविंग क्रिएचर को कम्युनिकेशन सिस्टम तो चाहिए ही होता है ना। इवन दो एनिमल्स भी आपस में अगर इंटरेक्ट करते हैं तो उनको इंटरेक्शन के लिए भी जेस्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है ना। या कुछ कुछ छोटी छोटी आवाजें निकालते हैं, वो रोना होता है तो रो के दिखाते हैं, है ना। और खुश होते हैं तो फिर भौंक के दिखाते हैं जोर जोर से, है ना। परेशान होते हैं तो फिर वो हाउल करके दिखाते हैं, जैसे भेड़िया करता है ना। तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, कहीं सोच रहे हो कि मैं करके दिखाऊं, ठीक है ना। तो समझ गए बात को। तो वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी मेथड के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है ना, और हाथ हिलाने के थ्रू, ठीक है ना, और आवाजों के थ्रू, ऑब्वियसली, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। चाहे कैसा भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उसके 3 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, है ना। एक होगा आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स, जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। जैसे मैं आपके लिए इस टाइम पर क्या हूं, इंफॉर्मेशन का सोर्स हूं। इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुई है, मुझसे स्टार्ट हुई है। मैंने सोचा, मैंने विचारा और मैंने अपने मुंह से मैसेज को बाहर निकाला। उसके बाद वो आप तक पहुंचेगा तो आप क्या हो, आप रिसीवर हो, है ना। आप यूजर हो उस इंफॉर्मेशन के, ठीक है ना। और जिस भी चैनल से चल करके वो आएगी, है ना, जिस भी चैनल से चल करके वो आएगी, उस चैनल को क्या बोलेंगे, उस चैनल को बोलेंगे कि भाई ये तो मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। किस माध्यम से आ रही है, साउंड या फिर वॉइस, जो भी चीज है, ठीक है ना, जो भी मैसेज है वो कैसे आप तक पहुंच रहा है। तो देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स ने क्या किया, मैसेज का सिग्नल भेजा। अब वो जाएगा ट्रांसमीटर के अंदर। तो ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमिट मैसेज को एक फॉर्म से ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि वो चैनल के थ्रू पुश हो सके, चैनल के अंदर उसको फीड कर सके, उसको खिला सके। ले खा, मैसेज चाहिए तुझे, ले तू खा। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो वो मैसेज सिग्नल आया है, चाहे वो वॉइस के फॉर्म में आया है, चाहे वो हीट के फॉर्म में आया है, चाहे वो लाइट के फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आया हो, उसको ऐसा बना देगा, इस लायक बना देगा कि वो ट्रांसमिट हो सके और चैनल को फीड कर देगा। अब चैनल क्या करेगा, उस सिग्नल को लेकर के आगे पहुंचाएगा, वो चैनल का काम है, ठीक है ना। फिर रिसीवर भी एक लगा होगा, ये भी मशीन का ही पार्ट है रिसीवर। वो क्या करेगा, उस रिसीव सिग्नल को वापस से ऐसा कन्वर्ट कर देगा कि वो सुना जा सके, देखा जा सके, पढ़ा जा सके, मतलब उसको रीडेबल बनाएगा, उसको लिसनेबल बनाएगा बाय द ह्यूमन बीइंग।
या फिर जहां पर भी वो जाना है, ठीक है ना। तो उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम भी किसका, रिसीवर का है। तो जो चैनल होता है वो इन सबसे मिलकर के बना होता है, एक ट्रांसमीटर से, एक रिसीवर से, और जो बीच में माध्यम चलेगा, जो चैनल चलेगा, जो मटेरियल मीडियम होगा या नहीं होगा, जो भी कुछ होगा उसके थ्रू चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आई हुई है नॉइस, आपको दिख रही है, और नॉइस कहां पर फीड हो रही है, चैनल के अंदर फीड हो रही है। अब नॉइस क्यों चैनल में फीड होती है, तो देखो नॉइस, पहली बात तो समझो होता क्या है। नॉइस होता है अनवांटेड, अनडिजायर्ड चीजें, अनडिजायर्ड सिग्नल, या सिग्नल की करप्शन हो जाना, सिग्नल भ्रष्ट हो जाना, खराब हो जाना, खर 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 पर जो आवाज आती है आपको, है ना, कभी फोन पे भी आती है वो आवाज, कभी आवाज कटती है, कभी आवाज में खराबी आती है ना, कभी आवाज का एम्पलीट्यूड बड़ा या कम, छोटा बड़ा होता रहता है, वो सब कुछ, सबके पीछे कारण क्या है, नॉइस है। जो कुछ भी आपको मैसेज तक सही से पहुंचने नहीं देता, सुनने नहीं देता आपको, वो कौन है, वो नॉइस है। समझ गए ना। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है बहुत सिंपल सा, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें। आगे चलते हैं। तो ट्रांसमीटर देखो क्या भाई, अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी नई नई टर्म्स हैं, बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी है, तो वो टर्मिनोलॉजी आपको सुननी, सीखनी, समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसी पर बेस ये चैप्टर है। एक बार आप टर्मिनोलॉजी समझ गए, सीख गए, कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर, इसमें कॉन्सेप्ट्स तो यही था बस, बेसिक कॉन्सेप्ट के, ये आता है, कन्वर्ट करता है और आगे कन्वर्ट कर करके वो रीडेबल, लिसनेबल फॉर्मेट के अंदर, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा सब चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है ना। तो आपको इंफॉर्मेशन ग्रास्प करनी पड़ेगी, चीजें आपको नई नई देखने को मिलेंगी, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, बेसिकली बात ये है। ट्रांसमीटर से शुरू करते हैं। An arrangement converts the message signal produced by the source of information into a form of suitable for transmission। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक ट्रांसमीटर क्या करता है बेटा, वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कन्वर्ट करता है मैसेज को, कि भाई जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरी आवाज थी, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, सूटेबल हो जाए ट्रांसमिशन के लिए, सूट करे ट्रांसमिशन के लिए, आगे चलने के लिए, ऐसी फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल देता हूं, ये माइक आपको पता है, अगर मैं यहां से चिल्लाऊंगा तो कई किलोमीटर दूर बैठे आप लोग मुझसे मेरी आवाज को सुन नहीं पाओगे, सही सीधी बात है ना भाई। अगर तुम कई किलोमीटर दूर मेरे से अभी बैठे होते और माइक नहीं होता, तुम्हारे पास स्पीकर नहीं होता, तो क्या तुम मुझे सुन पाते, क्या नहीं। तो ये अरेंजमेंट आपको भी अपने पास करना पड़ा, और ये अरेंजमेंट मुझे भी अपने पास करना पड़ा। ये काम कर रहा है ट्रांसमीटर का, ये जो माइक यहां लगा हुआ है ना, ये माइक क्या कर रहा है, ये माइक मेरी ऑडियो सिग्नल्स को, जो वोकल्स है मेरे, उनको कैच कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर, वेव्स के अंदर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जुड़ी हुई है, यहां पर एक सिस्टम रखा हुआ है, ब्लैक मैजिक डिवाइस बोलते हैं उसको, वो उसको कैच कर रहा है, फिर वो उसको करंट में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, वो अंदर मदरबोर्ड में करंट घूम रहा है ना। उसके बाद इंटरनेट के थ्रू वो आपके घरों तक पहुंच रहा है। अब इंटरनेट केबल्स के थ्रू भी जाता है, इंटरनेट स्काई वेव के थ्रू भी जाता है, तो डिफरेंट वेव से आपके पीसी में पहुंचा, फिर वहां पर फिर से करंट जनरेट हुआ, वो करंट ने फिर स्पीकर पर क्या किया, मेरी आवाज को बजाया, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हो, समझे ना। तो ये काम कर रहा है किसका, ट्रांसमीटर का, एक टाइप से ट्रांसमीटर का ही काम कर रहा है। और आपकी साइड पर जो रिसीवर लगा होगा वो क्या करेगा, वो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो आपको करंट कैसे सुनाई देगा। करंट को सुन सकते हो क्या, नहीं, आवाज को सुन सकते हो ना, तो वो करंट को क्या करेगा, आवाज में कन्वर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से ऑडियो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा और आप मुझे सुन पाओगे। और ये काम होता है बहुत फुर्ती से, ये काम होता है बहुत तेजी से, ठीक है जी। आगे चलते, रिसीवर की बात करते हैं। इट रिसीव्स द मैसेज सिग्नल, जैसे आपके वहां पर स्पीकर कर रहा है काम, मेरी बात सुन पा रहे हो कि आपके यहां पर स्पीकर है ना, receives a message signal and reconstructs a recognizable form of the original message signal for delivering it to the user of information। आप यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, आप मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन का यूज करोगे, तो वो आपके यूजेबल फॉर्म में भी तो आनी चाहिए। अरे यूज करने लायक भी तो बननी चाहिए, समझ में नहीं आएगी तो यूज कैसे करोगे, सही बात है कि नहीं। तो यही काम है इसका, कि वो रिसीव करेगा मैसेज को, है ना, रिकंस्ट्रक्ट करेगा ऐसे रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में कि आप मेरी आवाज को पहचान पाओगे, भाई ये तो रक्षक सर की आवाज है, ये तो फिजिक्स पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला पर, और सीयूटी वाला पर सीयूटी का सिलेबस पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात रिकॉग्नाइज हो जाए कि किसकी आवाज है और ये क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, जिसको माध्यम बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। यहां पर मीडियम माइक कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या कर रही है, ये आगे बढ़ रही है। ये जो मेरी साउंड थी, है ना, मेरी साउंड कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर, और वो आगे जाकर के आगे ट्रांसमिट करवा रही है मैसेज को। तो चैनल मीडियम के अंदर, चैनल के अंदर इस तरीके से एनर्जी का, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या रहता है, कन्वर्जन रहता है।
आपके एंड पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर, क्योंकि आप स्पीकर पे मेरी आवाज सुन रहे हो उस टाइम पर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, स्पीकर ने धम 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 आवाज सुनाई आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है ऑडियो सिग्नल्स के अंदर, वोकल्स के अंदर, इसलिए आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। ठीक बात है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अ चैनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स और केबल्स कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और इट मे बी वायरलेस। ये वायरलेस है, यहां कोई तार नहीं लगी हुई, देखो ये वायरलेस है, ठीक है ना, इट मे बी वायरलेस, ठीक है ना। या फिर वायर्स भी हो सकती है, केबल्स भी हो सकती है, उसके फॉर्म में भी जा सकता है, जैसे इंटरनेट जाता है तारों के फॉर्म में, ब्रॉडबैंड वायर होती है उसके फॉर्म में जाता है, वाईफाई तक जाता है, फिर वाईफाई उसको फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर लेता है, आपका फोन फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर करंट में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरीके से काम चलता है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, देखो चैनल होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं गाइडेड और एक होते हैं अनगाइडेड। शायद आपने सुने हो, शायद आपने ना सुने हो, इसलिए बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक होता है गाइडेड चैनल और एक होता है अनगाइडेड चैनल, ठीक है ना। ये आप बोलोगे सर ये तो यहां पे भी नहीं लिखा, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा था, लेकिन ये इंजीनियरिंग के अंदर बताया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से बता रहा हूं आपको मैं। गाइडेड चैनल का मतलब होता है जो वायर के थ्रू 1-to-1 कनेक्शन होता है। गाइडेड इज 1-to-1, यानी पता हो सिग्नल को कि उसने कहां जाना है। गाइडेड इज 1-to-1, ठीक है ना। जैसे भाई मान लो मेरे पास एक टेलीफोन है, वो टेलीफोन को मैंने उठाया, नंबर डायल किया, तारों के थ्रू वो गया और आपके घर पे फोन की रिंग बजी, समझ गए ना बात को। तो वो कैसा है, वो 1-to-1 कनेक्शन है, उसे बोलते हैं गाइडेड सिग्नल, समझे बात को। अनगाइडेड कौन सा होता है पता, ये होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है भाई, ब्रॉडकास्ट होता है जो टीवी करता है, जो रेडियो करता है ना। जो टीवी स्टेशन है, जो रेडियो स्टेशन है, वो क्या करता है भाई, इंडिया टीवी है मान लो, एक न्यूज चैनल, ठीक है ना, उसने डिश लगा रखी है अपनी छत पर और वहां से वो सिग्नल भेज रहा है, पूरे इंडिया भर में भेज रहा है, पूरे इंडिया भर में वो फ्रीक्वेंसी चला रहा है, ठीक है ना। अब आपका मन करे अगर तो चैनल को ट्यून कर लो, चैनल को ट्यून कर लो और उसको कैच कर लो, आप इंडिया टीवी देख लो। आप चाहो रेडियो सुनना तो 98.3 है शायद, पर 93 हाँ 98.3 है, 98.3 वाला क्या कर रहा है, अपनी छत से सिग्नल भेज रहा लगातार, धर धर धर, आप चाहो तो कनेक्ट कर लो उसको। तो वो कैसा है, वो अनगाइडेड है, वो सब तरफ जा रहा है, वो 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, खाली वो आपको नहीं सुना रहे और आप नहीं सुन रहे। जब मैसेज एक जगह से भेजा जाए और दूसरी जगह सुनाई दे, सिर्फ दूसरी जगह के लिए ही हो, 1-to-1 एनक्रिप्शन भी बोलते हैं उसको, वो गाइडेड सिग्नल है। जैसे भाई मान लो आपने किसी को व्हाट्सएप किया, अब आपकी लेवल पर आकर के बात करता हूं, मान लेते हैं आपने किसी को व्हाट्सएप किया, तो आप जब किसी को व्हाट्सएप पर कुछ भेजोगे, हाय हेलो हाउ आर यू, गुड इवनिंग गुड नाइट, जिसको भी आप भेजोगे तो वो उसी तक जाएगा कि आपके और फ्रेंड्स तक भी जा सकता है। वो अगर आपने किसी के इनबॉक्स में जाकर के लिखा तो वो उसी तक ही जाएगा, तो दैट इज व्हाट गाइडेड, वो गाइडेड है, एक से एक कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर वो भेजेगा आपके पास आ जाएगा, आप भेजोगे उसके पास, ये क्या चलेगा, ये 1-to-1 गाइडेड कम्युनिकेशन चलेगा, ठीक है। अनगाइडेड क्या है, अनगाइडेड है भाई आपने कोई स्टोरी पोस्ट कर ली, आपने कोई स्टोरी लगा ली, आपने कोई स्टेटस लगा ली, अब वो सबको दिखेगा, आपने डीपी लगा ली सबको दिखेगी, है ना। तो वो क्या है, वो एक अनगाइडेड ब्रॉडकास्टेड सिग्नल है, समझे बात को। आपने कुछ ग्रुप पे लिखा तो 100 लोगों को जाएगा, तो वो क्या है, वो भी एक अनगाइडेड सिग्नल है, समझ गए ना। थोड़ा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, लेकिन मेन बात मैंने आपको पहले बता दी। तो चैनल होते हैं बेटा दो प्रकार के, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, इफ द आउटपुट इन्फॉर्मेशन सोर्स इज नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक अ वॉइस सिग्नल, ट्रांसड्यूसर, हाँ जी ट्रांसड्यूसर बताता हूं क्या होता है, ट्रांसड्यूसर बताता हूं अभी क्या होता है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म बिफोर गिविंग इट एज एन इनपुट टू द ट्रांसमीटर। व्हेन अ ट्रांसमिटेड सिग्नल propagates along the channel, it may get distorted due to channel imperfection. Moreover, noise adds to the transmitted signal and the receiver receives a corrupted version of the transmitted signal. आइए सुनिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर। बेटा ट्रांसड्यूसर वो होता है जो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके दे, बस बहुत सिंपल। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या दे, कन्वर्ट करके दे। तो ट्रांसमीटर के अंदर ही ना एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। वो ट्रांसड्यूसर का ही काम है कि वो मेरे ऑडियो सिग्नल्स को, जैसे ये भी एक ट्रांसड्यूसर का ही काम कर रहा है, इस टाइम पर ये माइक भी कर रहा है, ट्रांसड्यूसर का ही काम कर रहा है। मैं इसके अंदर कुछ बोलूंगा, मैंने कुछ बोला, इसने क्या किया, ऑडियो सिग्नल्स को
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या किया, कन्वर्ट। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, तो बस ट्रांसड्यूसर है वो। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर बिफोर गिविंग इट एज एन इनपुट टू द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में देने से पहले, क्योंकि ट्रांसमीटर को नहीं पता, ट्रांसमीटर तो सिर्फ करंट उठाएगा, करंट उसको देगा कौन, उसको करंट देगा ट्रांसड्यूसर। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी वाला जो कन्वर्जन करने का काम है बेटा, उसी वाले पार्ट को कहते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब एक ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपेगेट करता है यानी आगे बढ़ता है अलोंग द चैनल, इट मे गेट डिस्टॉर्टेड, खर 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 पर कुछ कुछ हो जाता है, उसका सिग्नल खराब होने लगता है, सिग्नल डिके होने लगता है, सिग्नल गिरने लगता है ना, ड्यू टू चैनल इंपरफेक्शन। क्योंकि हर कोई चैनल 100% परफेक्ट नहीं है आपके सिग्नल को लेके जाने के लिए भाई, हर चैनल 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉसेस चलता रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर चलता रहेगा, करंट के फॉर्म में चलता रहेगा, है ना, कुछ कुछ चीजें गर्म होती चली जाएंगी, तो वो एनर्जी कहां जा रही है, वो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, दूसरे दूसरे फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, वो कभी हीट के फॉर्म में निकल रही है, कभी चिंगारी के फॉर्म में निकलती है। चिंगारी क्या चाहते हो आप, चिंगारी निकले तार में से, नहीं ना, लेकिन चिंगारी भी निकलती, तो वहां पर भी एनर्जी क्या होती है, कहीं ना कहीं लूज होती है, डिसिपेट होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी का डिसिपेशन चलता रहता है लगातार। तो ये चैनल इम्परफेक्शन के कारण से। मोर ओवर नॉइस एड्स टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल, हाँ जी नॉइस भी आ जाती है कई बाहर से, कोई और सिग्नल आ गया, कोई और सिग्नल पकड़ लिया बाई चांस चैनल ने, ठीक है जी, तो उसके अंदर नॉइस भी ऐड हो जाएगी। क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं इसको, पहले के टाइम पर बहुत होता था, आजकल तो बहुत कम होता है, लेकिन पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा होता था क्रॉस कनेक्शन। क्या क्रॉस कनेक्शन मतलब क्या होता है, आपने किसी को फोन मिलाया, बुआ जी को फोन मिलाया मान लो, तो बुआ जी को फोन नहीं मिला, किसी पड़ोस को फोन मिल गया, हाँ, तो उनसे बातें चल रही है, हाँ जी आप कौन, हाँ जी आप कौन, कहां फोन मिलाया है, तमिलनाडु में फोन मिलाया है, नहीं हमने तो दिल्ली में मिलाना था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, ऐसे हो जाता है, समझ गए ना, कहीं फोन मिलाया कहीं और मिल जाता है, इसे बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन। तो क्रॉस कनेक्शन भी एक टाइप की क्या, नॉइस ही, आप सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन आपको सुनना पड़ा, तो वो क्या है, वो भी मैसेज सिग्नल का करप्शन ही है, ठीक है ना, करप्टेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। आगे बढ़ते हैं, आओ जी, ट्रांसड्यूसर आ गया। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी चलेगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी चलेगी, लगभग 8-10 शब्द हैं नए नए जो आपको सीखने सुनने पड़ेंगे। ट्रांसड्यूसर पर आते हैं सबसे पहले, एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो कन्वर्ट करे क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में, एक से दूसरे फॉर्म में क्या करे, कन्वर्ट करे, कैन बी टर्म्ड एज ट्रांसड्यूसर। बहुत सिंपल, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करे, मोस्टली यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए ही होता है ठीक है ना, इसलिए इसको ट्रांसड्यूसर आपको वहीं सुनने को मिलता है, अदरवाइज आपको सुनने को नहीं मिलता। इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम वी यूजुअली कम अक्रॉस डिवाइसेस दैट हैव ईदर देयर इनपुट्स और आउटपुट्स इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट करने वाले होते हैं ज्यादातर उनको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, ठीक है ना, जिनका या तो इनपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो। तो इनपुट किनका होगा, जो लास्ट में लगे हुए हैं, रिसीवर साइड पर लगे हुए हैं, और आउटपुट किनका होगा, जो ट्रांसमीटर साइड पर लगे हुए हैं, है ना, ट्रांसमीटर से लिया ऑडियो, कन्वर्ट किया बिजली में, इन्होंने बिजली में लिया और कन्वर्ट किया वापस से ऑडियो में, समझ पा रहे हो ना, दोनों क्या है, ट्रांसड्यूसर है। स्पीकर भी क्या एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है, माइक भी क्या एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है। सिग्नल क्या होता है, सब हर चीज, हर छोटी छोटी परिभाषा लिखी हुई है। सिग्नल क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि बस भाई ये ट्रांसमिट हो सके, ये जा सके यहां से, उसे सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। सिग्नल्स कैन इधर भी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या होता है, तो एनालॉग आजकल आ गया भैया ऐसा 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 वाला। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल होता है 0101, है ना, 110011, इस तरह से बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में जो होता है, जो बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग कौन सा होता है, एनालॉग होता है कंटिन्यूअस सिग्नल, इस टाइप का कंटिन्यूअस सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल कैसा होता है, डिजिटल होता है ऐसा, ऐसा आया 1 आया फिर 0 आ गया, फिर 111 चल रहा फिर 0 आ गया, फिर 11 चल रहा फिर 000 चल रहा है, ऐसे, समझ गए ना, ऐसे सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा और डिटेल, क्योंकि इंजीनियरिंग में जाकर के आपको और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको। देखो जब भी कभी ये 1 दिखाएगा ना, इसका मतलब होता है कि वोल्टेज आ गई है, स्विच ऑन हो गया है। और जब ये 0 दिखाता है इसका मतलब वोल्टेज चली गई है, तो वोल्टेज आ गई चली गई, आ गई चली गई, आ गई चली गई, आगे चली गई, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में सिग्नल को भेजा जाता है, हमारे ही शब्दों को एनकोड किया जाता है इस फॉर्म के अंदर, बाद में डिकोड कर दिया जाता है वापस से शब्दों के फॉर्म में, ठीक है ना। ये सब चीजें इंजीनियरिंग के अंदर सिखाएंगे डिटेल में, अभी चिंता वाली बात नहीं है। आओ, एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या है, ऐसा ऐसा दर,
कंटिन्यूस वेरिएशन चल रहा है किसका? वोल्टेज का और करंट का। दे आर एसेंशियली सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। साइन वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल। साइन वेव क्या है? साइन वेव क्या है? एक फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल है। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स इन टीवी एंड आर एनालॉग इन नेचर। जो टीवी पर सिग्नल आते हैं, इवन रेडियो पर भी आते हैं ना, वो भी कैसे है? एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं नेचर में, ठीक है। जिसमें वोल्टेज क्या करती है? अप डाउन, करंट भी करेगा अप डाउन चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? आर दोज विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज। देखो डिस्क्रीट मतलब होता है टूटी, स्टेप वाइज वैल्यूज ले, यानी 1 ले, 0 ले, 1 1 1 1 चले, फिर 0 चले, फिर 1 चले, फिर 0 0 0 ऐसे चले। तो ये क्या? ये स्टेप वाइज वैल्यू ले रहा है ना। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो चल रहा है, ठीक है ना। बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 is extensively used in digital electronics, employs just two levels of signal. 0 corresponds to a low level, 1 corresponds to high level. मैंने आपको बताई ये बात है ना, of voltage and current, ठीक है ना। अगर ये हाई होगा तो मतलब करंट है, और नहीं होगा तो करंट नहीं है। 0 होगा तो करंट नहीं है, तो करंट आया गया ऐसे चलता रहता है। नॉइस क्या होता है? नॉइस रेफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन। हाँ जी, नॉइस किसे कहते हैं? नॉइस कहते हैं वो अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए भाई तू। नॉइस वो चीज है जो हम अपने को नहीं चाहिए, जिंदगी में भी नहीं चाहिए और सिग्नल में भी नहीं चाहिए, है ना। दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल्स इन अ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके दौरान भी नॉइस ऐड हो जाती है, और ट्रांसमिशन होता है उसके दौरान भी क्या होता है बेटा? नॉइस घुस जाती है कहीं से आकर के, ठीक है ना। ये चैनल की भी इंपरफेक्शन हो सकती है और बाहर से कोई और सिग्नल भी, भाई क्योंकि कम्युनिकेशन तो बहुत सारे चल रहे हैं ना, खाली तुम ही थोड़ी हो बात करने वाले और सुनने वाले, और भी तो लोग हैं बात करने वाले और सुनने वाले, तो उनका भी आकर के हो सकता है मिक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड नॉइस। अटेन्युएशन क्या होता है? एटेन्युएशन होता है जो बुढ़ापे में हड्डियों के साथ होता है। बुढ़ापे में हड्डियों के साथ क्या होता है? जैसे जैसा इंसान बूढ़ा होने लगता है तो झुक जाता है ना। पहले खूब लंबा होकर के चलता है, वो लंबा हो जाऊं लंबा हो जाऊं लंबा हो जाऊं, फिर बूढ़ा होता है तो फिर वही लंबाई दिक्कत करते, फिर ऐसे झुक जाता है, ठीक है। मुझे ये बात बोलते कह रहे भाई तू बहुत लंबा है, एक दिन बुढ़ापे में तेरे को बहुत दिक्कत आएगी। मैं कहा देखी जाएगी, कोई नहीं, जिंदगी भर तो लंबे रहे, ठीक है। बुढ़ापे में तो हर कोई सफर करता है, थोड़ा बहुत हम भी कर लेंगे, अगर कमर झुक गई तो झुक जाएगी, ठीक है ना। तो एटेन्युएशन का मतलब है कि जैसे बुढ़ापे के अंदर हड्डियों पर से कैल्शियम धीरे धीरे कम होता चला जाता है, हड्डियां भुरने लगती हैं, है ना। फिर कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती हैं, कमी आ जाती है जब डी की या कैल्शियम की कमी आती है, फिर गोलियां खानी पड़ती हैं उसकी। तो कुछ ऐसा ही सिग्नल के साथ भी होता है। जब सिग्नल ट्रांसमिट करता है ना, चलता है ना, तो धीरे 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 सिग्नल डिके होने लगता है, मरने लगता है सिग्नल। तो उसको वापस से रिवाइव करने के लिए लगाया जाता है रिपीटर। शब्द सुन लो क्या है रिपीटर। कुछ बड़े बड़े घरों के अंदर, कुछ बड़े बड़े घरों के अंदर भी रिपीटर लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कि बड़ा सा घर है, 4 BHK फ्लैट है, 4 कमरे हैं और बाहर एक बड़ा सा हॉल है। हॉल के अंदर लगा दिया मान लो वाईफाई। अब वाईफाई का सिग्नल दीवार से थोड़ा सा अटकता है, तो अंदर तक प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा। जो बिल्कुल अंदर वाला कमरा है वो उन 2 कमरों तक सिग्नल नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? उन 2 कमरों के पास में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर क्या करता है? वो वाईफाई की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। वहां पर जो वाईफाई का राउटर मॉडेम जो लगाया, राउटर जो लगाया, वो यहां पर काम कर रहा है ना, एग्जैक्ट सेम रेप्लिका होगा उसका। रेप्लिका समझते हो ना, एकदम कॉपी, कार्बन कॉपी होगी उसकी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? इस सिग्नल को पकड़ेगा और वापस से उसको एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देना, और फिर उन 2 कमरों तक भी प्रॉपर वाईफाई का सिग्नल पहुंचा देना। इसे बोलते हैं रिपीटर। तो एटीन्यूएशन होती ही होती है, सिग्नल मरता ही मरता है आगे बढ़ते बढ़ते, है ना। आपने मान लो कहीं पर वाईफाई लगा रखा है, ठीक है ना, और आप अपने घर से कहीं 1 किलोमीटर दूर चले गए, 1.5 किलोमीटर दूर चले गए, तो वहां पर आपका फोन क्या वाईफाई पकड़ता है? नहीं पकड़ता, एटीन्यूएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं एटीन्यूएशन, मर जाना धीरे धीरे, चलते चलते क्या होना है ना, डिके हो जाना, खत्म होते चले जाना, इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, देखो लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, ठीक है ना। वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज अटेन्यूएशन। उसी को क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। एटेन्यूएशन स्पेलिंग देख लेना भाई इसकी, ठीक है ना, नया शब्द है आपके लिए, एम्प्लीफिकेशन। तो एटीन्यूएशन से बचाने के लिए करी जाती है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है सिग्नल का स्ट्रेंथ, एनर्जी और बढ़ा देना, है ना। दिस इज लो एम्पलीट्यूड, यह है लो एम्पलीट्यूड, है ना, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब क्या है? हाई एम्पलीट्यूड कर देना। तो वापस से सिग्नल क्या आ जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा। वापस सिग्नल में क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। It is the process of increasing the amplitude and consequently the strength of a signal using an electronic circuit called the amplifier woofer। तू मेरी
मैं तेरा एम्पलीफायर। इसमें एम्पलीफायर का मतलब क्या है? एम्पलीफायर का मतलब है कि जो सिग्नल उसको फीड किया जाएगा वो ऐसा मरियल सा सिग्नल होगा, मतलब आते आते मरियल हो जाएगा, तो उसको ये क्या करेगा? बढ़ा देगा, एम्पलीफिकेशन कर देगा उसकी, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पहले सीबीएसई के अंदर टॉपिक हुआ करता था, एनसीईआरटी के अंदर, आजकल कट गया है, आजकल नहीं है। एम्पलीफिकेशन इज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एटेन्यूएशन। देखो लिखा हुआ है एम्पलीफिकेशन से हम लोग एटेन्यूएशन को क्या कर सकते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं, यानी उसको उसकी भरपाई। कंपनसेशन का मतलब होता है भरपाई करना, तो एम्पलीफिकेशन से एटेन्यूएशन की क्या हो सकती है? भरपाई हो सकती है। एटेन्यूएशन का मतलब लॉस होना, और ये उसको वापस से स्ट्रेंथ दे देगा, तो उल्टा काम कर रहा है ना। एनर्जी नीडेड फॉर एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डीसी पावर सोर्स। एम्पलीफिकेशन इज डन एट अ प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन wherever signal strength becomes weaker than the required strength। सही बात है, बोल रहा है कि एम्पलीफिकेशन कहां होनी चाहिए भाई? वहां होनी चाहिए जहां पर सिग्नल वीक है। जिधर सिग्नल वीक हो जाए उसी को वहीं से स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, तो रिपीटर का ये काम रहता है, ठीक है ना। रिपीटर का ये काम रहता है। आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज होता है भाई वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आपको एकदम ठीक ठीक प्रकार से सिग्नल पहुंच पाए। मरियल सिग्नल नहीं चाहिए, उसको फिर रेंज नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई ये तो रेंज खराब है, आउट ऑफ रेंज हो गया है। तो सिग्नल प्रॉपर पहुंच पाए वहां तक को बोलेंगे रेंज, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहां से खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं, तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी? 50 मीटर जाएगी, हद से हद 100 मीटर चली जाएगी, इससे आगे मेरी आवाज नहीं जा सकती, इससे आगे मेरी आवाज की स्ट्रेंथ नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? मैं कितना भी चिल्ला लूं 100 मीटर से दूर नहीं जा सकती आवाज। ठीक है ना। 100 मीटर एक वॉकिंग डिस्टेंस होता है, आपके घर से मार्केट तक का हो सकता है। तो आप यहां से चिल्लाओगे अपने घर से तो मार्केट तक आवाज चली जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समझ रहे हो ना? तो वो आपकी क्या हो गई? आवाज की रेंज, जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस आपका सिग्नल जा रहा है और प्रॉपर सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस between a source and a destination up to which the signal is received with sufficient strength। अरे इतनी तो स्ट्रेंथ हो कि सुनाई पड़े कि क्या बोल रहा है, नहीं है तो फिर वो रेंज नहीं है, फिर वो आउट ऑफ रेंज हो गया। समझ गए ना रेंज क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। रिपीटर आ गया, मैं रिपीटर कर ही रहा था, इतना रिपीट कर दिया, फिर से रिपीटर बन जाता हूं। देखो, अ रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। हाँ जी, एक और रिसीवर ट्रांसमीटर के ही कॉम्बिनेशन को रिपीटर कहते हैं, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है, लेगा सिग्नल, लेगा, ट्रांसमिट करेगा चैनल के थ्रू, फिर उसको वापस से रिसीव करवा करके दोबारा से उसको रीजनरेट करेगा। तो एक तरीका रीजनरेशन हो रहा है, एक तरीके का एम्पलीफिकेशन हो रहा है रिपीटर में, ठीक है ना। अ रिपीटर पिक्स अप अ सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर सिग्नल पिक किया, एम्पलीफाई किया, रीट्रांसमिट किया टू द रिसीवर। रिसीवर को वापस से क्या कर देगा? रीट्रांसमिट कर देगा। यही काम है रिपीटर का। रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। रेंज को एक्सटेंड करने के, कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को एक्सटेंड करने का काम किसका है? रिपीटर का है, ठीक है। आगे बढ़े। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ आपको एसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था मैंने। बैंडविड्थ होती है वो फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर वो वेवलेंथ रेंज जिसके अंदर की कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसके अंदर के आपको सिग्नल भेजा जाता है। इससे बियॉन्ड सिग्नल भेजोगे, अगर बैंडविड्थ से बियॉन्ड अगर सिग्नल भेजा जाएगा बेटा, तो फिर वो सिग्नल बहुत कम पहुंचता है। आपको याद है इस टाइप का हमने ग्राफ भी बनाया था, ऐसा करके ग्राफ भी बनाया था। इस जगह पर आकर के एम्पलीट्यूड बिल्कुल हाफ हो रहा था, a/2 हो रहा था, है ना। यहां पर वो आरएमएस वैल्यू का a था, है ना। यहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, यहां पर वो आरएमएस रह गया था केवल, है ना। मतलब हाफ ना सही कुछ कम हो गया था, है ना। तो ये और ये लेकर के ऐसे लिखते थे ना, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा सी, और ये था ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा सी, और बीच में क्या था? ओमेगा नॉट था, जिस पर आपको क्या मिलती थी? जिस पर आपको रेजोनेंस मिलती थी। आया याद? तो ये क्या है बेटा? ये बैंडविड्थ ही तो है ना। ये बैंडविड्थ ही तो है, ठीक है ना। 2 डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। आओ पढ़ लेते हैं। बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। सिग्नल का एक पोर्शन, काफी बड़ा पोर्शन जो होता है वो बैंडविड्थ से ही आता है, बैंडविड्थ के अंडर ही आता है। इसके बियॉन्ड आएगा तो आप समझ सकते हो, इससे बियॉन्ड जाएगा तो और सिग्नल मर जाएगा, और सिग्नल मर गया। देखो सिग्नल मर गया तो मतलब आवाज आपको सुनाई पड़ेगी नहीं, है ना, आवाज आपको सुनाई पड़ेगी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ओके, कुछ ट्रांसमिशन मीडियम की बैंडविड्थ आपको दी हुई है, याद करनी है बेटा आपने। सीयूटी के लिए जा रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं,
स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट, जो एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी पहले, अब ये किसी काम की नहीं है, वो 540 से लेकर के 1600 किलो हर्ट्ज तक है। जो एफएम ब्रॉडकास्टिंग होती है, एफएम का मतलब जो आप एफएम सुनते हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बोलते हैं उसको, जो आप सुनते हो गाने 91.1 एफएम, 93.5, 98.3, 95, 94, जितने भी हैं सारे के सारे, ये होते हैं 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज। आप चेक कर लेना, आपकी गाड़ी में रेडियो हो, आपके घर पे रेडियो हो, आपके फोन में रेडियो हो, आप किसी रेडियो का रेंज, अगर रेडियो आप उस पर भी सुनते हो, मान लो लैपटॉप पे सुनते हो, अपने सिस्टम पे सुनते हो, तो वहां पर भी देखना 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, किलो होता है 10 की पावर 3, हजार होता है ना, ये होता है 10 की पावर 6, ठीक है। तो 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही आपको सारे एफएम के स्टेशन सुनाई पड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे, रेडियो ट्यून ही नहीं करेगा इसके बियॉन्ड, ठीक है ना। फिर आता है टीवी, टेलीविजन, ये और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर होता है, 54 से 72 मेगाहर्ट्ज, 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 मेगाहर्ट्ज। देखो वीएचएफ इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर टीवी, और फिर क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये सब जो टीवी वगैरह है वो इस पर काम करते हैं और अच्छी और हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। फिर सेलुलर मोबाइल रेडियो, जो आप मोबाइल फोन से बातें करते हो एक दूसरे के साथ, जो नंबर डायल करते हो 983724 करके, है ना, उसमें 222222 जो होती है ना, दैट इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। हर नंबर की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, 9 दबाते हो एक अलग फ्रीक्वेंसी निकलती है। मैं आवाज की बात नहीं कर रहा, वो आवाज तो हमको सुनाने के लिए कि भाई बटन दब गया, लेकिन आप जो नंबर डायल करते हो ना, तो उसका एक कोड है, हर नंबर यूनिक है, आपका नंबर अलग है, मेरा अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, तो वो क्या है, वो एक यूनिक कोड है, उसके पीछे एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है जो ऑपरेट कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलती रहती है ना। आपने 9873 करके, 9 की फ्रीक्वेंसी अलग है, 8 की अलग है, 7 की अलग है, 3 की अलग है, तो उससे एक कोड बनता है, एक प्रॉपर कोड बनता है, एक सिग्नल बनता है, इनकोडेड सिग्नल बनता है एक, है ना। तो वो जब आप डायल करोगे तो वो जाकर के उसी वाले फोन को हिट करेगा जिसका वो सिग्नल है, उसी के साथ वो जाके क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इसलिए आवाज मिल जाती है और आप फोन पर बात कर लेते हो। आप जो फोनों पर बात करते हो वो रेजोनेंस ही है मोबाइल फोन की। रेडियो सुनते हो कोई भी चैनल, वो उस चैनल की रेजोनेंस ही पकड़ रहा है, रेजोनेंस पर ही आ गया है आपका जो रेडियो है। आप टीवी देख रहे हो किसी चैनल को, तो चैनल के साथ उसकी रेजोनेंस ही हो रही है टीवी की, तभी आपको वो दिखाई पड़ रहा है, तभी हाई करंट आता है। याद करो, रेजोनेंस में करंट कैसा आता है, हाई आता है, ठीक है ना। तो देख लो 901 मेगाहर्ट्ज, 935 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल टू बेस स्टेशन टू मोबाइल, तो अलग अलग दिखा रखा है आपको कि भाई आप मोबाइल से कम्युनिकेट करते हो, तो मोबाइल से मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बीच में बेस स्टेशन होता है, बेस स्टेशन से कनेक्शन चलता है दूसरे मोबाइल फोन तक का, ठीक है ना। अपलिंक, डाउनलिंक सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कि आप मान लो सैटेलाइट से सीधा कुछ कनेक्शन कर रहे हो, आप नहीं करते हो, चलो सरकार करती है, सैटेलाइट से सीधी बात करती है, सैटेलाइट से सीधा कम्युनिकेशन भी होता है। तो अपलिंक मतलब सैटेलाइट तक जाना, और डाउनलिंक का मतलब सैटेलाइट से नीचे आना। तो ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, देखो गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता है, 5.9 से लेकर के 6, ये रेंजेस बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। गीगाहर्ट्ज में सैटेलाइट चलता है, हायर मेगाहर्ट्ज में मोबाइल चलता है, कुछ हल्की मेगाहर्ट्ज के अंदर टीवी चलता है, उससे भी कम मेगाहर्ट्ज के अंदर रेडियो चलता है, और किलोहर्ट्ज के अंदर एएम चलता है, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, एएम ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसके थ्रू होती है, ठीक है। हाँ जी, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के चैनल होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट चैनल और एक होता है ब्रॉडकास्टिंग चैनल, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग गाइडेड, इसको बोलते हैं अनगाइडेड। आइए सुन लेते हैं फटाफट से। इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर अ लिंक बिटवीन सिग्नल एंड रिसीवर। एक लिंक होगा दोनों के बीच में, है ना। टेलीफोनी इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ मोड ऑफ, टेलीफोन चलाना, फोन घुमा करके किसी से बातें करना, वो क्या है, वो एक 1-to-1 कम्युनिकेशन है, और तो कोई नहीं सुन रहा आपकी बातों को। ब्रॉडकास्ट, इन द ब्रॉडकास्ट मोड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर से हजारों रिसीवर है, जैसे ये जो चल रहा है ये भी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ही है। मैं यहां से एक सिग्नल भेज रहा हूं, ठीक है ना, आई एम द सिंगल ट्रांसमीटर, और आप रिसीविंग एंड पर बहुत सारे लोग हो। ये यूट्यूब चैनल पर जाने वाली है वीडियो, तो आप जब यूट्यूब चैनल खोल करके देखोगे तो भाई कोई भी देख सकता है, वो एक ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये चैनल को देख पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये एजुकेशन ले पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या, ये एक ब्रॉडकास्ट ही तो है। एक सेंडर है, एक सेंडर ने सेंड किया, और रिसीवर एंड पर आप बहुत सारे बच्चे बैठे हो, हजारों में बच्चा देखता है इस वीडियो को, ठीक है जी, क्लियर है बात। रेडियो एंड टेलीविजन आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यूट्यूब भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटेना, एंटीना सब जानते हैं एंटीना क्या चीज होती है ना। एंटीना ऐसा दिखता है ना, इस प्रकार का दिखता है एंटीना, है ना, या फिर एंटीना ऐसा भी दिख सकता है,
डिश के फॉर्म में, इसे बोलते हैं डिश एंटीना। इसको पता क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोलर एंटीना। इसे कभी कभी एरियल भी कह देते हैं प्यार से, एरियल, ठीक है ना। वैसे कहना नहीं चाहिए, देसी भाषा के अंदर इसको एरियल भी कह देते हैं, लेकिन हम इसको पोलर एंटीना बोले या सिर्फ एंटीना बोले वो ठीक है। अब मेटालिक ऑब्जेक्ट, एंटीना क्या होता है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, मेटालिक है, ये भी मेटालिक ही होता है। ऑफन अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, इसमें वायर का बहुत सारा कनेक्शन होता है, बहुत सारी वायर का गुच्छा होता है इसके अंदर, है ना। ये डायरेक्टली नीचे से किससे जुड़ा हुआ, वायर से जुड़ा होता है। यहां पर भी क्या होता है, बहुत सारी वायर्स का गुच्छा होता है, ऐसे बहुत सारी वायर्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाइस वर्सा। ये देखो भाई, यहां तक बिजली आएगी। अब इसका काम क्या है, यहां पर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ जो क्या करेगा, जो सिग्नल्स के फॉर्म में भेज देगा, ईएम वेव्स के फॉर्म में क्या करेगा, भेज देगा सिग्नल को आकाश के अंदर, और आकाश से हमारा रेडियो रिसीव कर लेगा। रेडियो में भी एंटीना लगा हुआ है, रेडियो में भी एंटीना लगा हुआ है, टीवी में भी एंटीना है, वो एंटीना छुपा हुआ है लेकिन ठीक है ना, आजकल नहीं दिखता, पहले टीवी में एंटीना दिखा करता थे, पहले टीवी के अंदर एंटीना दिखा करता था, तो ऐसे एंटीना पीछे से खींच करके और उसको बड़ा करके ना ऐसे फिर देखा जाता टीवी को, पुराना टीवी जो थे वो ऐसे थे, ठीक है जी। तो ये एंटीना क्या करता है, उसको रिसीव करेगा और उसको फिर बिजली में कन्वर्ट कर देगा। तो इसने क्या किया, ये अच्छा उल्टा काम भी हो सकता है, ये भी ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिसीवर वाले फिर एंटीना अलग होते हैं, है ना। ये वाला कैसा है, ट्रांसमीटर वाले एंटीना, रिसीवर वाले एंटीना फिर क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर यूज होता है, रिसीवर एंड पर भी और ट्रांसमीटर एंड पर भी, यही मैंने आपको बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के एंटीना होते हैं बेटा, एक है हर्ट्ज एंटीना और एक है मार्कोनी एंटीना। इसके बारे में आपको मेन बात बताता हूं, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा गया है, आ सकता है, ठीक है। तो हर्ट्ज एंटीना होता है बेटा कि एंटीना की जो लेंथ हो ना, एंटीना की जो लेंथ हो ना, हाइट बोलूंगा, जो हाइट ऑफ एंटीना हो ना, ठीक है, वो लैम्डा डिवाइड बाय 2 होनी चाहिए। और मार्कोनी के अंदर क्या है, मार्कोनी ने कहा था कि जो भाई मेरे एंटीना की जो हाइट हो ना, वो लैम्डा डिवाइड बाय 4 होनी चाहिए। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है सिग्नल की, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ सिग्नल, ये सिग्नल की वेवलेंथ है। तो सिग्नल की वेवलेंथ जितनी भी हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मेरे एंटीना की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। किसने बोला, हर्ट साहब ने बोला। मार्कोनी ने उसको थोड़ा सा और अच्छा किया, बोल रहा है कि नहीं, लैम्डा बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, मेरा एंटीना लैम्डा बाय 4 पे ही काम कर लेगा, यानी थोड़े से और छोटे हाइट का भी हो, 1/4 हाइट का भी हो तो भी काम कर लेगा। तो ये इन्होंने छोटी छोटी बातें बोली थी, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, सवालों के अंदर ये आता है, ठीक है ना। ये लो सवाल आ गया, ट्राई करो। चलो मैं ट्राई करता हूं। लेंथ ऑफ अ हाफ वेव डाइपोल एंटीना एट 30 मेगाहर्ट्ज कितना होगा। तो भाई ये दे रखा है 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओके। और ये जो सिग्नल है वो लाइट का सिग्नल होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल है ये, तो है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप वेवलेंथ निकाल लो ना यहां से, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला पता है ना आपको, v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा न्यू। तो v कितना है, 3 × 10 की पावर 8 है, ये स्पीड होती है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 30 × 10 की पावर 6, और यहां क्या, यहां वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये देखो ये 7 बन रहा है ना, 3 × 10 की पावर 7 है ये, तो यहां से काट लो इसको, सिर्फ 10 बच जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहां 10 रह जाएगा, ये 6 से ये कट जाएगा तो 7, ये सारे कट जाएंगे तो 7 कट गए, 1 रह गया, ठीक है ना। तो वेवलेंथ क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई 10 मीटर, है ना भाई। और एंटीना जो होगा उसकी जो हाइट होनी चाहिए, है ना, वो होनी चाहिए लैम्डा डिवाइड बाय 2 या लैम्डा डिवाइड बाय 4। तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 से देखो आंसर आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 2 करो, क्या आ रहा है भाई, 5 मीटर आ रहा है। तो 5 मीटर इज द आंसर, सी। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। चलें आगे। यही मैंने आपको बताया बेटा, एंटीना की शेप कैसी होती है। डायपोल एंटीना ऐसा होता है, इसमें कुछ नहीं है, और डिश एंटीना ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। रिसीवर एंड और ट्रांसमीटर एंड दोनों एंड पर हो सकते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या होता है मॉड्यूलेशन करना सिग्नल का और क्या होता है डीमॉड्यूलेशन करना सिग्नल का। देखो सिग्नल के मॉड्यूलेशन की जरूरत तब पड़ती है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने की जरूरत कब पड़ती है, मॉडिफाई करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगे कि सिग्नल ने बहुत दूर तक जाना है, एक बात।
और दूसरा आपको लगे कि भाई दूर तक जाना है तो सिग्नल मर भी सकता है, डिके भी हो सकता है। तो क्या करते हैं कि भाई हर जगह पर रिपीटर लगाने तो पॉसिबल नहीं है। भाई यहां से आपने अमेरिका भेजना है, यहां से आपने मान लो रशिया कुछ भेजना है, यहां से मान लो आपने मान लो यूरोप में कहीं कुछ भेजना है, ठीक है ना, कोई सिग्नल भेजना है, तो आपका जो सिग्नल है वो जाते जाते डिके करेगा ही करेगा, एटमॉस्फेयर से भिड़ेगा, जमीन से भिड़ेगा, पार्टिकल से भिड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो डिके करेगा ही करेगा। तो उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करके भेजते हैं, पढ़ते हैं इसको। ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज, जो ओरिजिनल होगा वो लो फ्रीक्वेंसी वाला मैसेज ही काम करेगा, उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? कैरियर वेव। सर व्हाट इज कैरियर वेव? भाई कैरियर वेव रिक्शा है, रिक्शा लिया है ना, ऑटो लिया है ना, रिक्शा लिया जिंदगी में, बस लिया जिंदगी में, बस आपको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देती है ना वो। ऑटो, रिक्शा, बस क्या करती है, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो वो उस टाइम पर क्या काम कर रही है? कैरियर का काम कर रही है। क्या कैरियर आपके साथ हमेशा रहता है क्या? नहीं। क्या कैरियर वेव आपके साथ हमेशा चिपकी रहती है? बस के बस हमेशा बस में बैठे रहते हो क्या? नहीं। हमेशा ऑटो में बैठे रहते हो क्या? जब भी मिलने आते हो ऑटो में बैठे होते हो हमेशा? नहीं ना, उतर के अपने रास्ते निकलते हो। फिर समझ रहे बात को? तो तुम एक टाइप के क्या हो? सिग्नल हो। तुमको भेजा मम्मी ने कि बेटा जाओ जाके मौसी को ये दे के आना है, जाओ जाके नानी को, बुआ को ये दे के आना, चाचा के घर में जाना है, ये दे के आना है। तुमने किया ऑटो, तुमने किया रिक्शा, है ना। या मम्मी ने भेजा जाओ बेटा ये मेरी साड़ी है जाकर के दिया, इसको रफू करवानी है, तुमने पकड़ा रिक्शा, तुमने पकड़ा ऑटो, तुमने पकड़ी बस और तुम निकल गए। तो क्या बस से चिपके रहोगे क्या? नहीं ना। ऑटो लिया, बस लिया, ई रिक्शा लिया, जो भी लिया, टांगा लिया, जो भी लिया। टांगा देखा है वो घोड़े वाला, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी लिया तुमने, है ना, तो उसके चिपके तो नहीं रहोगे, उतरोगे भी उससे। तो उसी को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। जब उससे उतर जाओगे ना तो उसे बोलोगे डीमॉड्यूलेशन। तो तुम एक टाइप के क्या हो? सिग्नल हो। तुम पहले चढ़ गए कैरियर पर और कैरियर पर चढ़ के धड़ 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 दूर तक दौड़ने लगे, क्योंकि अकेले दौड़ते तो थक जाते। अरे बोलो हाँ या ना? अकेले दौड़ते तो थक जाते। रिक्शा ले लिया ताकि थके ना, ऑटो ले लिया ताकि थके ना। ऐसे सिग्नल थके ना तो उसको मॉड्यूलेट करवाया जाता, उसको घोड़े पर बैठाया जाता। भाई ले तू घोड़े पर बैठ और निकल, है ना। और फिर हमेशा घोड़े पर बैठा भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं रुकना भी है तो घोड़े से उतरेगा भी। समझ गए ना? तो घोड़े से उतरना क्या है? घोड़े से उतरना है डीमॉड्यूलेशन। बहुत सिंपल, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ रीजंस के भाई एनर्जी कम है वगैरह वगैरह। Therefore, at the transmitter end, information contained in the low frequency message signal is superimposed on a high frequency wave. ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन जो भी होती है लो फ्रीक्वेंसी पर, है ना, उसे सुपर इंपोज किया जाता है, यानी एक पर दूसरी वेव चढ़ा दी जाती है, एक पर दूसरी वेव चढ़ा दी जाती है। और वो वेव कैसी होती है? वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, विच एक्ट्स एज अ कैरियर। तो ऑटो तुम्हारा कैरियर हुआ, रिक्शा तुम्हारा कैरियर हुआ, बस तुम्हारी कैरियर हुई, है ना, ऑफ द इंफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज था ऐसा, इसे सुपर इंपोज कर देते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ, इसे बोलते हैं कैरियर वेव। ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर है, सुपर इंपोज कर दिया। अब ये थोड़ा सा ऐसे चलता है ना, ये बीट्स के फॉर्म में ऐसे चलता है। बीट्स देखिए ना, ऐसा 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 चलता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन करना। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना। ये घोड़े पर बैठे आप हो, ये टांगे पर बैठे आप हो, ये रिक्शे पर बैठे आप हो, है ना। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, ठीक है। अब इसमें से अलग कर दिया जाएगा, किसको? कैरियर वेव को। ये आएगा ऐसा, ये इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, है ना। ये ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा आएगा सिग्नल, इसमें से अलग कर देंगे। ये ऐड हुआ सिग्नल है ना, दोनों ऐड हो रखे हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड देखो जुड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? अलग कर देंगे इसको। अलग कर देंगे तो भाई देखो कैरियर वेव अलग हो गई और हमारा सिग्नल जो है वो अलग हो गया। तो ये सुनाई देगा, ये रिसीविंग एंड पर सिग्नल पहुंचेगा, जो यहां से भेजा गया था मैसेज तो वो यहां तक पहुंच गया। समझ गए? ये कहानी है। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीव कर लेना इंफॉर्मेशन को, वापस निकाल लेना, निचोड़ लेना वापस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर एंड इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। इसी को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। जब हम वेव में से, कैरियर वेव में से हमारे मैसेज को क्या कर लें? अलग कर लें, ठीक है जी। इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, इसी को रिवर्स प्रोसेस कहते हैं मॉड्यूलेशन का। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंटीना का साइज सिग्नल, ये मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया है, पढ़ लेते हैं फटाफट से इसको। फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल वी नीड एन एंटीना और एन एरियल। दिस एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल एटलीस्ट λ/4। देखो ये वही वाला है, मार्कोनी वाला एंटीना है, ठीक है ना, वही वाला चलता है, लेकिन ठीक है ऑप्शंस के हिसाब से अपने को देखना पड़ता है, ठीक है जी।
लैम्डा बाय 4, ठीक है ना, सो दैट द एंटीना प्रॉपरली सेंसेस द टाइम वेरिएशन ऑफ द सिग्नल। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, एक एंटीना इफेक्टिव पावर जो रेडिएट करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो भी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। आइए देखिए, थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ लीनियर एंटीना, एक लीनियर एंटीना जो होता है एल लेंथ का, shows that the power radiated is proportional to L divided by lambda square, L divided by lambda square के proportional होता है कौन, पावर, ठीक है ना, जो भी वो पावर निकाल रहा है, जो भी वो पावर फेंक रहा है या वो पावर रिसीव कर रहा है, बात है, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी वो एनर्जी का चेंज कर पाता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर के। यानी अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी ना तो पावर कम होगी, लेकिन अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। पावर और लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वेवलेंथ के स्क्वायर के साथ वो क्या है, इनवर्सली। थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को, ठीक है ना, भूलना नहीं। ओके, दिस इंप्लाइज दैट फॉर द सेम एंटीना लेंथ द पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, दैट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लैम्डा घट, आपको सीधी बात पता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो सीधी सी बात है कि एनर्जी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो भाई आपको चाहिए होगा कि पावर क्या हो, ज्यादा हो। पावर क्या हो, ज्यादा। वेवलेंथ, हाँ सही बात है ना भाई, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। यही लिखा हुआ मैंने भी यहां पर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पावर अपने आप क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि एनर्जी भी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी, ठीक है। Hence, the effective power radiated by a long wavelength baseband signal would be small. For a good transmission, we need high powers. Hence, this also points out to the need of using high frequency transmission. इसलिए अपने को high frequency transmission करना पड़ता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजना पड़ता है, सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, सिग्नल को कैरियर वेव पर बैठाना पड़ता है, क्योंकि हमको हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन करवाना होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन होगा तो एनर्जी हाई रहेगी, है ना, तो हमारी पावर भी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी। सिग्नल की पावर ज्यादा चाहिए, यानी आपको सुनना अच्छे से अगर सिग्नल को, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर भेजना चालू कर दो। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, ये नॉइस की बातें कर रहा है, अलग अलग ट्रांसमीटरों से मिक्सिंग अप होती है जो सिग्नल की। Another important argument against the transmitting baseband signal directly is more practical in nature. Suppose many people are talking at the same time, or many transmitters are transmitting baseband information signals simultaneously. All these signals get mixed up and there is no simple way of distinguish between them. This points out towards the possible solution by using communication at high frequencies and routing a band of frequencies to each message signal first. अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक एंटीना है मान लो, है ना, वो अपना वेव निकाल रहा है, ठीक है, एक और एंटीना है वो अपनी वेव निकाल रहा है। कह रहा है कि यार अगर हमने इसको भी हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं किया और इसको भी हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं भेजा तो दोनों आपस में हो सकता है मिक्सअप हो जाए और फिर दोनों को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाए, दोनों को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए हम एक अलग टाइप की तेज फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव लेके आएंगे और इसके लिए हम अलग टाइप की तेज वेव वाली फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेके आएंगे, ताकि हम अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सके भाई कौन सी कैरियर वेव वाला है ये। भाई कैरियर वेव कौन देगा, हम देंगे ना, तो हम सिग्नल के अंदर क्या करते हैं, कैरियर वेव को सुपर इंपोज करवा देते हैं। इससे डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं हम कि भाई ये सिग्नल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। समझे ना बात को। जैसे आपको मैं कहानी बताऊं कि जो श्री कृष्ण भगवान जी थे, उनके जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनकी शक्ल हूबहू मिलती थी उनसे, एकदम सेम टू सेम। और जब वो जवानी में थे अपनी, तो कृष्ण जी भी मतलब अपने जब एज में थे, तो दोनों की बिल्ड सेम, दोनों की आंखें सेम, दोनों का फेस सेम, दोनों का कलर सेम, दोनों के बालों का रखने का स्टाइल सेम, ठीक है ना। तो जो कृष्ण जी की वाइफ थी रुक्मणी जी, वो परेशान हो जाती थी, यार बेटा कौन सा है और मेरा पति कौन सा और मेरा बेटा कौन सा। तो उन्होंने क्या किया कि पति के यहां पे मोरपंखी लगा दी, इसलिए कृष्ण भगवान के मोरपंखी लगी हुई है। ऐसी कहानी मैंने सुनी थी, है ना। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि जो प्रद्युम्न थे, जो उनके बच्चे थे, बेटे थे, वो इतने ज्यादा शक्ल सेम, एकदम सेम शक्ल वाले, हूबहू सेम शक्ल वाले थे श्री कृष्ण भगवान जैसे, कि भाई उनकी वाइफ रुक्मणी जी जो थी, उनको कंफ्यूजन होता था कि भाई मेरा पति कौन है और मेरा बेटा कौन है। तो उन्होंने पति के यहां पर मोरपंखी लगा दी कि भाई तुम कभी आओगे तो मुझे दिख जाएगा मोरपंखी लगाए हुए। ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही ये भी है, इसके क्या कर दिया, मोरपंखी टाइप लगा दिए एक, ताकि हम इसको क्या कर सके, अलग से आइडेंटिफाई कर सके और इसको अलग से आइडेंटिफाई कर सके। ये बात बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 3 टाइप की मॉड्यूलेशन होती है बेटा। एम्पलीट्यूड को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं और फेज को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में फेज मॉड्यूलेशन नहीं है, इंजीनियरिंग में जाके मिलेगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है, इंजीनियरिंग में भी कहीं नहीं मिलती, बहुत कम कहीं मिलती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो खूब मिलती है।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना तो आपको सिखाया जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, 12th में नहीं, इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है ना। अगर इंजीनियरिंग करते हो तो, इवन बीएससी करते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो शायद इंजीनियरिंग ना भी करो, बीएससी अगर करो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी ना, या कम्युनिकेशन के अंदर, या नेटवर्किंग के अंदर, या कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, या आईटी के अंदर, तो वहां पर भी आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो इसको, इस पर न्यूमेरिकल सिखाए जाते हैं, 12th में नहीं है, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं पढ़ना आपको इसके अंदर। ये देखो एक टाइप की, ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, तो ये एक एम्पलीट्यूड है, ये एक एम्पलीट्यूड है, दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो ऐड होकर के देखो नेट एम्पलीट्यूड ऐसा बन रहा है, बस यही है इसके, न्यूमेरिकल कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये मैंने पहले से आपको बना के दिखाया था, है ना, ये वेवलेंथ, ये सॉरी बैंडविड्थ को दिखाने वाला है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक क्या रहने वाली है, बैंडविड्थ रहने वाली है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा अपने को, फिर कम मिलेगा। अगर आप कोनों पर आ जाओगे तो, इससे नीचे आ जाओगे तो फिर और कम मिलेगा। आइए सवाल आ गया भाई, ट्राई करिए। ओहो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 500 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। तो आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी चूज करनी है इसके लिए। तो एक बार बताओ, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो तो बहुत तेज, ज्यादा वो तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होगी ना। तो 50 हो सकती है कि नहीं, 100 हो सकती है कि नहीं, 500 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 500 की तो ये खुद ही है, 500 की तो खुद ही है, ठीक है ना। तो 50,000 साइकिल्स पर सेकंड, यस, 50,000 हर्ट्स अगर हो तो फिर ठीक है, तो फिर ये कैरियर वेव होगी, डी वाली, है ना। तो ये भाई आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं है भाई। साइड जो बैंड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा सी, ओमेगा प्लस ओमेगा सी आपको बताना, ठीक है ना। देखो स्पीच सिग्नल 3 किलोहर्ट्ज का है, ठीक है ना, और कैरियर सिग्नल जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है, 1 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है जी। तो समझ गए ना क्या करना है, प्लस निकालना और माइनस निकालना, साइड के बैंड्स निकालने आपको, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई हो क्या रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, फटाफट से देख लो कैसे दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो एक सिग्नल आया, ठीक है, उसके अंदर कैरियर को जोड़ दिया, इसे बोलते हैं एडर। अगेन ये सब एनसीईआरटी के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी खोल के देखोगे नहीं मिलेगा, लेकिन ये जान लो तो कोई दिक्कत नहीं। एडर का मतलब है दोनों एम्पलीट्यूड क्या कर देना, ऐड कर देना। फिर एक स्क्वायर लॉ डिवाइस भी होता है, उस स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर इसको फीड करते हैं, ठीक है ना। और ये स्क्वायर लॉ होने के बाद पता क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाता है। ये देखो bx और cx t का स्क्वायर है ना, यहां पर t एक है, यहां पर t का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके फिर आगे पास करता है बैंड पास फिल्टर में से। बैंड पास फिल्टर पता क्या करता है, बैंड पास फिल्टर करता है अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, तो ऊपर के बैंड्स काट देगा, वही बैंड्स को जाने देगा जो कि सिग्नल को सही से सुनवाएंगे। बहुत हाई एम्पलीट्यूड्स को काट देगा, वेरी वेरी हाई एम्पलीट्यूड हो गया तो कोई फायदा नहीं है उसका भी, है ना। बहुत कम एम्पलीट्यूड का भी फायदा नहीं है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड का भी फायदा नहीं है। तो ये क्या करता है, बैंड पास फिल्टर क्या करता है कि उन्हीं बैंड्स को पास होने देगा, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पास होने देगा जो फ्रीक्वेंसीज सुनने लायक हैं, और फिर वो एएम वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप से एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन होती है। ज्यादा डिटेल आपको पढ़नी नहीं है तो टेंशन ना लो, ठीक है ना। ये सब पहले कैलकुलेशन हुआ करती थी इसके अंदर, ये कोई जरूरत नहीं आपको, मैं फिर भी छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है ना, मन करे तो पढ़ लेना। इस पर आपने न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है ना, तो कोई एज सच नीड नहीं है इसको करने की, इस पर कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला नहीं है। It is to be mentioned that the modulated signal cannot be transmitted as such. The modulator is to be followed by a power amplifier. अब भाई ये जो सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ है ना, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी अभी भेजने लायक नहीं होता, इसको भी क्या किया जाता है, दूर दराज दूर डिस्टेंस भेजने के लिए और एम्पलीफाई किया जाता है। देखो लिखा हुआ है पावर एम्पलीफायर विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पावर एंड देन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज फेड टू एन एंटीना ऑफ द अप्रोप्रिएट साइज फॉर द रेडिएशन। देखो क्या हुआ, जो मैसेज सिग्नल आया, कैरियर वेव डली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ, उसका एम्पलीट्यूड उसका दिया गया, मतलब उसको कैरियर वेव के अंदर जोड़ा गया, ठीक है ना। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला जाएगा किसमें, पावर एम्पलीफायर के अंदर, और इसको क्या करेगा, और एम्पलीफाई करके फिर एंटीना में फीड करेगा, फिर एंटीना क्या करेगा, इसको भेजेगा। समझ पाए बात को। अब एंटीना छोड़ चुका है सिग्नल को, ठीक है ना, तो सिग्नल क्या होगा, अब रिसीव होगा। वहां से सिग्नल निकल चुका है, चला गया स्पेस में, चला गया है आकाश में, स्काई के अंदर चला गया है, एटमॉस्फेयर में चला गया है। एटमॉस्फेयर से फिर क्या होगा, रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, उसको कैच करेगा, रिसीविंग एंटीना कैच करेगा, फिर से वो सिग्नल जो है वो डिके कर गया है, क्योंकि भाई चल करके आया है सिग्नल एटमॉस्फेयर में, तो सिग्नल बहुत ज्यादा मर गया होगा, मरने वाली हालत में होगा, उसे फिर से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर एम्पलीफाई करके उसको भेजा जाएगा आईएफ स्टेज के अंदर। आईएफ स्टेज में क्या होगा कि इसका जो कैरियर वेव थी, है ना, उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्शन के बाद फिर से एम्पलीफाई किया जाएगा, क्योंकि अभी भी
ड्यूरिंग आईएफ स्टेज और ड्यूरिंग डिटेक्शन इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो फिर गिरने लगता है, फिर से उसको एम्पलीफाई करके फिर आउटपुट बनता है। तो एक बात को बस सिंपली ध्यान रखो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना जब मॉड्यूलेशन होती है तो एक बार एम्पलीफाई होता है, और जब डीमॉड्यूलेशन होती है तो दो बार एम्पलीफाई होता है। एक बार जब सिग्नल कैच करता है तब एम्पलीफाई करता है, और दूसरी बार जब इन स्टेजेस से गुजरता है तब दोबारा एम्पलीफाई होता है, और फिर आउटपुट आपको सुनने को मिलता है। ठीक है ना, देखो लिखा हुआ ट्रांसमिटेड मैसेज गेट्स एटीन्यूएटेड इन प्रोपगेशन। जब प्रोपगेशन हो रही होती है तो एटीन्यूएट कर जाता है, मतलब क्या क्या कहते हैं, डीके करने लगता है। ठीक है ना, थ्रू द चैनल। द रिसीविंग एंटीना इज देयरफॉर टू बी फॉलोड बाय एन एम्पलीफायर। इसके साथ एम्पलीफायर जोड़ना जरूरी है। And a detector, in addition to facilitate further processing, the carrier frequency is usually changed to a lower frequency. This is what is called intermediate frequency. मैंने बोला ना आपको, IF स्टेज के अंदर क्या होता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग कर दिया जाता है, किससे, सिग्नल से, या फिर उसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आ जाए। ठीक है ना। The detected signal may not be strong enough to be made use of and hence is required to be amplified again. वो जो डिटेक्शन वाला सिग्नल आया वो फिर से ऐसा हो सकता है कि अपना एम्पलीट्यूड खो बैठे, कम हो जाए, फिर से उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट दिया जाता है। तो ध्यान रखना, मॉड्यूलेशन के समय एक बार, डीमॉड्यूलेशन के समय दो बार। मॉड्यूलेशन के समय एक बार, डीमॉड्यूलेशन के समय दो बार एम्पलीफिकेशन होती ही होती है। ठीक है ना, बाकी स्टेजेस आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं बीच बीच में। ठीक है जी। डिटेक्शन इज द प्रोसेस। अब डिटेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि डिटेक्शन होता क्या है। डिटेक्शन जो भी आपने देखी ये वाली, ये डिटेक्टर जो था ये क्या करता है। आईएफ का तो समझ में आ गया ना, स्टेज का, आईएफ स्टेज का काम क्या है, ये एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बना देगा, लो फ्रीक्वेंसी कर देगा। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव थी ना, तो लो कर देगा उसको और डिटेक्टर को फीड कर देगा। ठीक है, अब ये एम वेव गई, रेक्टिफायर, फिर एनवेलप डिटेक्टर, फिर उसके बाद आउटपुट आया, है ना। तो समझो पहले रेक्टिफायर क्या करता है, देखो क्या लिखा हुआ है। We just saw that the modulated carrier wave contains frequencies omega c plus minus omega m in order to obtain the original message empty of the angular frequency omega m. A simple method is shown in the form of block diagram. अब समझो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर वो फ्रीक्वेंसीज को हटा देगा जो फ्रीक्वेंसीज काम की नहीं है। ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना। तो वो करेक्टेड वेव को ही आगे भेजेगा, इनकरेक्टेड वेव या फिर फालतू की जो वेव होगी, नॉइज जो होगी, उसको हटा देगा। उसके बाद ये जाएगा एनवेलप डिटेक्टर के अंदर। एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है कि भाई जैसे मान लो ये सिग्नल आया, ठीक है ना, तो इसको अगर फीड कर दिया एनवेलप डिटेक्टर के अंदर, तो वो क्या करेगा, बस इसका एनवेलप ऊपर वाला पकड़ लेगा। ये काम है इसका, समझ गए ना। रेक्टिफायर ने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसीज की जरूरत थी वो दी, जो नई जरूरत थी वो नहीं दी। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना। तो करेक्ट फ्रीक्वेंसीज के अंदर फीड कर दी। ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि फुल वेव रेक्टिफायर हो, ऐसा भी हो सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी तक सिग्नल जो आया था वो मान लो ऐसा आया था, इसको मिला था। रेक्टिफायर अगर फुल वेव हुआ तो ऐसा 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 सिग्नल देगा, और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ तो ऐसा 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 सिग्नल देगा। हाँ कि ना। ये इसके अंदर फीड हो गया, एनवेलप डिटेक्टर में क्या हो गया, फीड हो गया। ये क्या करेगा पता है, ये इसमें से ना बस ऊपर का जो टॉप है ना वो उठा लेगा, ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, और एंड में क्या बचेगा, एंड में बचेगा ये। समझे बात को क्या। तो ये भी इसका एक काम है, किसका, एनवेलप डिटेक्टर का। तो ये एनवेलप को डिटेक्ट कर लेगा, यानी ऊपर वाले जो है वो कुछ सर्टेन एम्पलीट्यूड्स ही आगे भेजेगा। ये कहानी है इसके साथ। ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल जानने की वैसे आपको जरूरत थी नहीं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलो जान गए तो जान गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का। टॉपिक का नाम है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स कैसे कैसे प्रोपगेट करती हैं। तो भाई प्रोपगेट करती है तीन तरीके से। पहले तीनों की फील ले लो, फिर तीनों की डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। एक होती है ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, पूरा नाम इसका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है। ठीक है ना, ये रहा, सबसे पहले ये आएगा ग्राउंड वेव। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है स्काई वेव, तीसरा आता है स्पेस वेव। कहां गया, दूसरा है स्काई वेव प्रोपगेशन, और तीसरा है स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है ना। तीनों का मतलब समझना फील के साथ।
तीनों की मोटी मोटी बात कर लेता हूं, बाकी अंग्रेजी तो बाद में पढ़ ही लेंगे हम, ठीक है ना। देखो ग्राउंड वेव क्या होता है। ग्राउंड वेव वो होता है जैसे मान लो ये धरती है, ये अर्थ है, ठीक है ना। तो सिग्नल पता क्या करेगा, सिग्नल इस धरती के कर्वेचर पर चलेगा ऐसे, और कर्वेचर से कर्व भी हो जाएगा, कर्वेचर से टकरा टकरा के क्या होगा, कर्व भी हो जाएगा। इसे बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो धरती के कर्वेचर के साथ क्या होता जाए, चलता जाए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब ये सरफेस पर चलता ना, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स आयंस को भी क्या करता है, एक्साइट करता है। एनर्जी की वेस्टेज ज्यादा होती है ग्राउंड वेव में, होगी ना। अगर धरती के साथ साथ चिपक के चल रहा है, धरती के कर्वेचर के साथ साथ ही मुड़ रहा है, तो ऐसे में जो धरती के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो एक्साइट भी तो होंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो आयंस को एक्साइट भी करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस वजह से क्या होगा, ये एनर्जी कहीं ना कहीं लूज होती चली जाती है समय के साथ, ठीक है जी। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कोई बहुत अच्छी प्रोपगेशन नहीं मानी जाती। दूसरी आती है स्काई वेव। स्काई वेव सुनना क्या होती है। स्काई वेव होती है कि भैया देखो, ये धरती है, आपने यहां से एक सिग्नल भेजा, एंटीना है, वहां से सिग्नल भेजा आपने, ये सिग्नल जाएगा, और ये सिग्नल जाकर के किससे टकराएगा पता है, ये टकराएगा आयनोस्फेयर से जाकर के, आयनोस्फेयर से जाकर टकराएगा, और आयनोस्फेयर से टकरा करके ये वापस आएगा। इसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। हाँ जी, TIR पढ़ी है आपने, है ना, आपने TIR पढ़ा है। और ये उसको रिसीविंग एंड पर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। दिस इज कॉल्ड स्काई वेव। यहां पर TIR होनी निश्चित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी निश्चित है। और आपको पता है जब TIR होती है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, वेरी वेरी मिनिमम लॉस होता है। तो सबसे अच्छी कम्युनिकेशन जो मानी जाती है वो TIR मानी जाती है। TIR वाली कम्युनिकेशन आयनोस्फेयर से होकर के वापस आता है। अब आयनोस्फेयर से होकर क्यों वापस आता है ये भी सुन लो। देखो भाई, आपने सिग्नल भेजा है, स्पेस रेरर मीडियम है, आयनोस्फेयर में आयंस बहुत सारे हैं, तो वो एक टाइप का डेंसर मीडियम जैसा काम करता है। तो यहां पर आप डेंसर में थे और स्पेस में चलेगा तो क्या होगा, रेरर होगा। तो TIR के लिए कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। TIR की कंडीशन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि भाई लाइट वेव यानी सिग्नल, यहां पर सिग्नल बोल रहे हैं, वैसे इसको EM वेव बोला करते थे, लाइट वेव बोला करते थे। तो लाइट वेव है या जो EM वेव का सिग्नल है, ये एक तो डेंसर से रेरर में जाए, है ना, और क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर पड़े। ये दो कंडीशन थी ना, तो वो दोनों कंडीशन यहां पर क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। आयनोस्फेयर से टकरा करके ये वापस आती है और डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन। एनर्जी का लॉस कम है। स्पेस वेव की बात करते हैं। अब आप ये सोचोगे सर ये स्पेस तक जाती है, नाम लिखा है ना स्पेस वेव, तो स्पेस तक जाती होगी, सैटेलाइट तक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भ्रांति में मत रहना, भ्रम में मत रहना। स्पेस वेव होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट, या लाइन टू लाइन भी बोलते हैं, लाइन टू लाइन। स्ट्रेट बोलो, लाइन टू लाइन बोलो, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, मान लो धरती है, ठीक है, ये अर्थ है, आपने अर्थ पर एक एंटीना लगा रखा है, एक एंटीना लगा रखा है, ठीक है ना। इस एंटीना से सीधा सीधा कनेक्शन अगर किसी दूसरे एंटीना का हो, इस एंटीना से सीधा सीधा कनेक्शन अगर किसी दूसरे एंटीना को हो, दिस इज एंटीना नंबर 1, दिस इज एंटीना नंबर 2, 1 का 2 से अगर सीधा सीधा रिश्ता हो, दिस इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपगेशन। इसी को बोलते हैं लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन, स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन। ये सब एक ही शब्द है, समझे बात को, है ना। तो इसकी रेंज कैसे जा सकती है, इसकी रेंज जा सकती है भाई, पूरा पूरा कर्वेचर तो नहीं जाएगा अर्थ का, क्योंकि भाई देखो ना, धरती एक यहां है, मान लो एक एंटीना यहां है, तो ये इसके साथ कैसे सीधा कनेक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये कैसे करता है पता, ये ऐसे करेगा। इसकी जो रेंज होगी वो यहां तक और यहां तक होगी, है ना। और यहां पर एक एंटीना अगर हमने और लगा दिया इस जगह पर, यहां पर, है ना, तो ये और ये आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही मान लो ये आगे आ गए यहां तक, तो यहां पर जो लगा होगा एक एंटीना, वो ये और ये सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात। और ऐसे ये भी क्या कर सकते हैं, आपस में सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3 एंटीना बहुत है, पूरी धरती पर 3 एंटीना बहुत है, ठीक है। तो बात समझ में आई ना। तो ये एंटीना और ये एंटीना क्या कर सकता है, सीधा सीधा कनेक्ट हो सकता है, ये और ये भी सीधे सीधे कनेक्ट हो सकता है ना। तो इनकी जो रेंज होगी, वो यहां से निकल के आ जाएगी। भाई ये डिस्टेंस कितना है ना, ये डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों निकल के आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो आप देख सकते हो कि क्या होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। आइए अब तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले ग्राउंड वेव आया,
To radiate signals with high efficiency, antennas should have size comparable to the wavelength lambda of the signal, at least lambda by 4 होना चाहिए मार्कोनी के हिसाब से. At longer wavelength, lower frequency antennas have large physical size and they are located on very near to the ground. For such antennas, ground has a strong influence on the propagation of the signal. The mode of propagation is called surface wave. इसको ground wave भी कहते हैं और surface wave भी कहते हैं, ठीक है ना. Wave glides over the, देखो लिखा हुआ है, wave क्या करती है, वेव क्या करती है, वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस, सरफेस पर चल के जाती है, फिसल के जाती है. अ वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस एंड इट इज अटेन्यूएटेड, इसलिए क्या होता है, एटेन्यूएशन होता है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ. एटेन्यूएशन ऑफ द सरफेस वेव्स इंक्रीज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज्यादा एटेन्यूएशन बढ़ेगा. द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर एंड फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज. तो भाई कुछ दूरी तक ही आप इस ग्राउंड वेव को भेज सकते हो, लंबी दूरियों के लिए नहीं भेज पाते हम इसको, ठीक है जी, लंबी दूरियों के लिए हम इसको नहीं भेज पाते. नेक्स्ट आती है स्काई वेव्स. स्काई वेव वही वाली आयनोस्फेयर से टकराने वाली. इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम फ्यू मेगाहर्ट्ज अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज. ये और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. ग्राउंड वेव में कम फ्रीक्वेंसी, स्पेस स्काई वेव में थोड़ी सी और हाई फ्रीक्वेंसी हो गई है ना. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स, है ना. आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी TIRE हो रही है ये. बैक टुवर्ड्स द, दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव. इसी को कहते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है ना. आयनोस्फेयर इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल. बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आयंस है वहां पर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइट ऑफ 65 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक होता है अबव द अर्थ सरफेस. आयनाइजेशन अकर ड्यू टू, अब आयनाइजेशन होती क्यों है, सन से यूवी रेज आती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पर पड़ते हैं, गैस के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए वहां पर आयनोस्फेयर बना हुआ है, यूवी की वजह से बना हुआ है, ठीक है ना. एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड अदर हायर एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बाय एयर मॉलिक्यूल्स, और एयर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, अपने आप चार्ज हो जाते हैं, तो आयनाइजेशन हो रखी है वहां पर. द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वेरीज विद द हाइट, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद द हाइट. एट ग्रेट हाइट्स सोलर रेडिएशन इज इंटेंस बट देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स. ये आप पढ़ लेना, कहानी अच्छी लिखी हुई है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, खुद से पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है. स्पेस वेव पर चलते हैं. स्पेस वेव मैंने आपको बताया कि भाई एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर सीधा पकड़ ले, बिल्कुल, है ना. वैसे रिफ्लेक्ट करके भी पकड़ सकता है, लेकिन एनर्जी का लॉस होगा कुछ ना कुछ, सही बात है ना. तो जितना हो सके सीधा पकड़े बढ़िया, डायरेक्ट वेव पकड़े बढ़िया है ना. अनदर मोड ऑफ रेडियो प्रोपगेशन इज बाय स्पेस वेव्स. अ स्पेस वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देखो लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन, तो लाइन ऑफ साइट में जो होगा वही कम्युनिकेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं कम्युनिकेट हो पाएगा, है ना. एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन एट फ्रीक्वेंसीज अबव 40 मेगाहर्ट्ज, हाई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, है ना. कम्युनिकेशन इज एसेंशियली लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट पाथ्स. लाइन ऑफ साइट पाथ सीधा, एकदम सीधा जाएगा सिग्नल, ठीक है ना. At these frequencies, the antennas are relatively smaller and can be placed at heights of many wavelengths above the ground because of line of sight nature of propagation. तो भाई एंटीना का साइज बेशक से छोटा रखो, लेकिन काफी ऊंची हाइट पर इसको लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे एंटीना को, ताकि दूसरे के लाइन ऑफ साइट में क्या हो सके, ये आ सके, है ना. बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट नेचर ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्ट वेव्स गेट ब्लॉक्ड एट सम पॉइंट बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सही बात है भाई, अगर अर्थ का कर्वेचर है तो वहां पर तो ब्लॉक हो जाएगी ना, सब जगह तो नहीं जा पाएगी ना भाई, है ना. जैसे मान लो इस वेव से, इस एंटीना से वेव निकली, है ना, आप बोलोगे भाई यहां से चीरती हुई निकल के आ जाए, यहां से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना. वही बात है, ठीक है जी. देखो बेटा, ऐसे सवालों के अंदर क्या करना आपको पता, आपको एक जुगाड़ आना चाहिए. जुगाड़ पता क्या है, जुगाड़ ये है कि अगर कोई एक एंटीना लगा हुआ है धरती के कर्वेचर पर, तो उसकी जो रेंज होगी, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वो जहां तक जा सकता है, वो यहां तक और यहां तक जा सकता है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना. तो दिस इज कॉल्ड रेंज आर, ये रेंज है, ये भी आर है रेंज. ये कितना होगा, ये होता है √2h और रेडियस ऑफ कर्वेचर धरती की, इसको मैं r डैश ले लेता हूं, तो ये होता है 2HR, √2HR, ठीक है ना. अब देखो यहां पर क्या है, दो एंटीना लगे हुए हैं, है ना, दो एंटीना है, एक लगा हुआ 32 मीटर की हाइट और एक लगा हुआ 50 मीटर की हाइट. तो भाई ये रहा पहले तो ट्रांसमीटर वाला, ठीक है ना. तो इसने क्या किया, समझ पाए, इसने फेंका सिग्नल को और इसने रिसीव कर लिया, इसने सिग्नल फेंका, इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है जी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बेटा, आर होगी, है ना, और ये होगा R1, ये होगा R2,
ये हाइट होगी h1, ये हाइट होगी h2, ठीक है जी, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। तो अगर आपको टोटल रेंज लिखनी है, पूछा ना मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी एलओएस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लाइन ऑफ साइट वाला, यानी कौन सा, स्पेस वेव वाला, तो वो होना चाहिए भाई R1 प्लस R2, है ना। टोटल रेंज क्या होनी चाहिए भाई, टोटल रेंज होनी चाहिए R1 प्लस R2, है ना। तो R1 कैसे निकलेगा, R1 कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2H1R प्लस अंडर रूट R2 कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2H2R, ठीक है ना। पुट करना और आंसर निकालना, बस और कोई नहीं है, यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है जी। देखो भाई अनदर सिमिलर सवाल, एक और सिमिलर सवाल है, कह रहा हाइट दे रखी है 240 मीटर एक एंटीना की, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है अर्थ का कितना, 6 मीटर, ठीक है। तो कह रहा कितनी दूर तक जाएगा, रेंज निकालनी है। तो रेंज अगेन वही आपको काम करना है, 2HR, यही है, अंडर रूट 2 तो 2 है, हाइट कितनी है 240 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना भाई 6.4 इंटू 10⁶ है, ठीक है जी। कर लेना इसको सॉल्व, किलोमीटर में आंसर निकालना है, तो 1000 से डिवाइड करके निकल जाएगा। 3 वेव्स होगा बेटा, ये देर नहीं होगा। ए बी एन सी ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इतना इतना, एक 1600 किलोहर्ट्ज है, एक 5 मेगाहर्ट्ज है, एक 60 मेगाहर्ट्ज है रिस्पेक्टिवली, आर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को एक जगह से उस जगह भेजना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई देखो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, इसको ग्राउंड से भेजो, ये उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसको स्काई से भेजो, ये 60 है, इसको स्पेस से भेजो, यानी लाइन ऑफ साइट भेजो, ठीक है ना। तो ए इज ट्रांसमिटेड बाय ग्राउंड, बी बाय स्काई, सी बाय स्पेस, बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है जी। इसी के साथ हम लोग चैप्टर के अंत की तरफ आ चुके हैं बेटा, और आपका कंप्लीट सीयूटी का कोर्स भी होता है यहीं पर समाप्त, ठीक है जी। तो आप सभी को अपने अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सब आपने रिवाइज करके जानी है, सारे फॉर्मूले आपको बाय मुंह जबानी याद होने चाहिए, और वो तब होंगे जब आपने अपने हाथ से लिख के देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है ना। मैं कोशिश ये करता हूं कि जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए उसके तुरंत बाद सवाल करवा दिया जाए, लेकिन वो सवालों से ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर सवाल लगा के जाएं, ठीक है ना। और मैं ये मानता हूं कि नीट लेवल नहीं तो कम से कम बोर्ड लेवल तो आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए सीयूईटी के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर सकते हैं आप, और सवालों की प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कभी किसी और मोड पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।